एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही होते कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि चयन बोर्ड में कार्य शुरू हो गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी परीक्षा का डेट आ जाएगा। तो इसलिए आज से आप निश्चित मान चलिए कि परीक्षा का डेट बहुत ही जल्द आने वाला है और अपनी तैयारी आप बरकरार रखें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आर्ट शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य कला के आधार क्या हैं? काव्य कला के आधार क्या हैं? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, शब्द और अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? हीगल महोदय ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को कहा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काव्य कला को हीगल महोदय ने सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ कला की श्रेणी में रखा है। अगला देखते हैं, कौन सी रूपप्रत कला है? कौन सी रूपप्रत कला है? सॉरी, नहीं है, आपको नहीं बताना है। तो संगीत कला जो है वो रूपप्रत कला नहीं है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण जो किया जाता है दीवारों पर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उक्त किस में उल्लिखित है? तो ये उक्त जो उल्लिखित है वो शुक्र नीति में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वो कला है, ये उक्त शुक्र नीति में है। अगला देखते हैं, रामायण में उल्लिखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैं नामक शिल्पी ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ऑप्शन डी सही होगा, ताल एक सिर है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आलेख। अगला प्रश्न है, किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, आँख के तंतुरंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूट्स एंड कोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सहयोग कितने प्रकार का होता है? तो सहयोग जो है वो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, यदि दर्शक की दृष्टि एक में से ऊपर है और उसे मेज की 2 साइडें दिख रही है तो इस स्थिति में कितने अदृश्य बिंदु होंगे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 3। अगला प्रश्न है, अनुअर्कन का प्रमुख गुण क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, द्वियामी रूप। अगला प्रश्न है, चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन जिसको तारपीन कहते हैं का अनुपात कितना उचित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 50-50, 50-50% दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कागज को सिकुड़ने से बचाने के लिए करते समय कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज की ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है जिसे माउंटिंग कहा जाता है।
यह किस पर लागू होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल रंग में। अगला प्रश्न है, भूमि बंधन की दो क्रियाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए सही होगा, साइजिंग और प्राइमिंग। अगला प्रश्न है, सैन गियून ड्राइंग प्रचलित कब हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है। तो एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है आला प्राइमा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1761 में इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, सिम्बाब्वे को जापान में क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्राई एंड ड्राई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलून ब्लास्ट। ये ग्राफिक विधा नहीं है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक माध्यम का एक साथ ही चित्रों में प्रयोग करना कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिश्रित माध्यम। अगला प्रश्न है, मूर्ति निर्माण हेतु किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो मूर्ति निर्माण के लिए जो मिट्टी उपयोग की जाती है चिकनी और लचीली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डिजाइन की छपाई के लिए लेजर किरणों का प्रयोग होता है। तो लेजर प्रिंटर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न टूल द्वारा मनचाहा डिजाइन बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोरल ड्रा से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र 1777 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन बी सही होगा, बॉम्बे कैरियर। अगला प्रश्न है, ऑफसेट दो शब्दों से ऑफ और सेट का संयुक्त रूप है। सेट का अर्थ तारतम्यता में व्यवस्थित करना है। तो बताइए ऑफ का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उल्टा करना। अगला प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्लोनोग्राफी प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, फ्लेक्सोग्राफी एक प्रकार की है। तो फ्लेक्सोग्राफी एक प्रकार की रिलीफ प्रिंटिंग है। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को सफ़ेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन ए सही होगा, कच्चे माल को सफ़ेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगला प्रश्न है, बांस की लुगदी से बने कागज़ को क्या कहते हैं? तो बांस की लुगदी से बने कागज़ को कहा जाता है पैकिंग पेपर। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है सेट स्क्वायर। अगला प्रश्न है, फोटो का क्या अर्थ होता है? तो फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ? तो डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग हुआ 20वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 1849 में पहले फोटो स्टूडियो की नींव किसने डाली? कहाँ पे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1866 में क्रिस्टल पैलेस में आग लग गई थी और अजंता की सभी प्रतिलिपियां जल गई थी। अगला प्रश्न है, 1855 में मुंबई में फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, इसमें कितने सदस्य थे?
तो इसमें उस समय सदस्य 100, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1856 में बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस कैमरे में फिल्म के स्थान पर फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होगा सही, डिजिटल कैमरे में। अगला प्रश्न है, रात्रि में रोशनी कम होने पर क्या किया जाता है? तो फ्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कैमरे के लेंस पर सीधे पड़ने वाले अनावश्यक प्रकाश को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेंस हुड का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला? तो पल्लावरम से पाषाणकालीन औजार मिला था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हृदयगत भय को शांत करना। अगला प्रश्न है, गुफा चित्रों में किस भावना से चित्र बनाए गए हैं? तो गुफा चित्रों में जो चित्र बनाए गए हैं वो आध्यात्मिकता की भावना से बनाए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मंदसौर जिले के किस स्थान पर गुफाएं स्थित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोरी। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी अवस्थित है? तो ऑप्शन डी सही होगा, महादेव पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, महादेव बाजार में विशालकाय चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बकरी का। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? ऑप्शन ए सही होगा, 3। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, अमरनाथ में सन 1913 में किस क्षेत्र के चित्रों का परिचय दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व पाषाणकालीन अस्त निर्मित माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? ऑप्शन सी है, लोहदा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में दर्शन होते हैं ज्यामिति एवं अलंकारिकता का, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ पर मिली? तो सबसे बड़ी ताम्र निधि जो मिली वो मुंगेरिया मध्य प्रदेश में मिली, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 1973 ईस्वी में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान से क्या प्राप्त किया? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हस्तकुटार। अगला प्रश्न है, बगौर से चिन्ह प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन सभ्यता की, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का कार्य किस शताब्दी में प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2री शताब्दी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सही होगा, सयन कुल्लू। अगला प्रश्न है, शैलाश्रयों की दीवारों पर अंकित एक घेरे में 4 गतिशील मानव आकृतियों का रेखांकन बड़े मोहक ढंग से किस जगह हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कबरा पहाड़ में। अगला प्रश्न है, चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न है, सिंधवासी किस धातु से अनजान थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहे से अनजान थे सिंधवासी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः सिंधवासी किस पद से अपरिचित थे?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए घोड़े से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न है, लौह प्रयोक्ता संस्कृति के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांसे से। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीपल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शिलालेख कितने अक्षर हैं? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े शिलालेख में जो अक्षर हैं वो हैं 15। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मार्तवन मिला है कहाँ से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोथल में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है? तो सूती वस्त्र का उल्लेख मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु अवशेषों में किस स्थल से पीतल की बनी बत्तख मिली है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी चंदहुदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कुंभकारों के भट्टे के अवशेष मिले हैं कहाँ से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न, हड़प्पा के पतन के पश्चात क्या उदय हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कब्रिस्तान की संस्कृति झूंगर झांगर की संस्कृति। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप में अस्थियां रखी हुई है। तो सांची के स्तूप में जो अस्थियां रखी हैं महाभोगलायन और सारिका पुताक की। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति दर्शित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी इलाहाबाद। चलिए अगला प्रश्न है, स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए लकड़ी की। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है तृतीय शती में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी तांबे से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83, वाङ्मय और कला के चहेते कौन से राजा थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भरूच का स्तूप किस जिले में है? तो भरूच का स्तूप जो है नागौर जिले में है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक को कमल के रूप में बनाया गया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मथुरा के केशव देव का मंदिर कितनी बार विध्वंस हुआ है? तो मथुरा के केशव देव का मंदिर जो है 3 बार विध्वंस किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी हुई है? तो बौद्ध पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो तारपत्रों पर लिखी गई है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समय एक नवीन कला का जन्म हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गंधार कला। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमरा और नचला कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ है किसके कार्यकाल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, अशोककालीन स्तंभों की औसतन ऊंचाई कितनी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 40 से 50 फीट। अगला प्रश्न है, कनिष्क द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 400 फीट। अगला प्रश्न है, मथुरा शिल्पों को किससे बनाया गया है? तो मथुरा शिल्पों को जो बनाया गया है रेतीली पत्थर से। ऑप्शन
बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो अयोध्या से जो प्राप्त स्तंभ है उसकी ऊंचाई 50 फीट है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, यह स्तंभ भारी भरकम होते हुए दर्शनीय क्यों है? क्योंकि ये चिकना है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तोरण व प्रवेश द्वार की कमानी और रेलिंग्स की बनावट के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, प्रस्तर का। अगला प्रश्न, स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं कहाँ मिली हुई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नासिक में। अगला प्रश्न, मथुरा की स्त्रियों के शिल्प कैसे लगते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुडोल। अगला प्रश्न है, मथुरा के शिल्पकार किस आकार के शिल्प बनाते रहे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय हुआ है? ऑप्शन सी, ग्रीक। अगला देखते हैं, अमरावती के खंडित स्तूपों के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज भी सुरक्षित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मद्रास म्यूजियम में। अगला प्रश्न है, नागार्जुनीय गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो नागार्जुन जो गुफाएं हैं वो दशरथ के द्वारा निर्मित की गई हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भीतरगांव मंदिर में गुप्तकालीन ईंटों का प्रयोग हुआ है, वह स्थान बताओ जहां पर स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कानपुर। अगला प्रश्न, सीता बोंगरा का महत्व क्या है? तो सीता बोंगरा जो है वो एक नाट्यशाला है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा रंगमहल किस नंबर की गुफा को कहते हैं? तो बाघ गुफा रंगमहल चौथी गुफा का नाम है। अगला प्रश्न है, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मिस्टर मुरे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ है, वह किस सन में माना जाता है? तो 578 सन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज को। अगला प्रश्न देखते हैं, कांचीपुरम मंदिरों के भित्ति चित्रों के अवशेष की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सही होगा, प्रोफेसर दुर्विल ने। अगला प्रश्न है, जिला तंजौर के अंतर्गत पदकोट्टा में गुफा स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंतलवासल। अगला प्रश्न है, एलोरा अजंता से कितनी दूर स्थित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 135 किलोमीटर लगभग। चलिए अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाले थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 95, 1 किलोमीटर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा की दूरी कितनी है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी हुई है। तो एलिफेंटा गुफा जो है चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति है, किसकी? तो हाथी की। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जनन, रक्षा, संहार तीनों रूप के धोतक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर जो स्थित है छतरपुर जिले में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? तो ऑप्शन ए होगा, 30 मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, लाल कुआं मंदिर किसको समर्पित है? तो लाल कुआं मंदिर जो शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है?
तो तंजौर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बृहदीश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राएं प्रदर्शित हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 108। अगला प्रश्न है, शैली को रीत कहा जाता है। रीत शब्द किस भाषा का है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी संस्कृत। अगला प्रश्न है, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारसी ब्राउन। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इन चित्रों के दर्शन होते हैं? तो ऑप्शन सी होगा सही, शालीनता के दर्शन होते हैं इन चित्रों में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो जातक कथाओं की भाषा है पाली। ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मित्रों प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।